नमस्कार, स्वागत है इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम केजी क्लासेस है। और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों की तैयारियाँ, दोनों एग्जाम्स की तैयारियाँ आपको कराई जाती हैं। और आज जो हमारी सीरीज पहले से चलती हुई आ रही है, सिंधु घाटी सभ्यता, कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो हिस्ट्री का एक चैप्टर बनता है, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पिछली सीरीज में हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखो सिंधु घाटी सभ्यता अब हमें पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। कोशिश की गई है कि जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाए जाएं, इसीलिए इसको नोट्स के फॉर्म में बनाते रहें और चीजों को रिवाइज करते रहें। ठीक, तो हमने जो लास्ट वीडियो अपनी एंड करी थी वो हम दो शहरों तक पहुंच गए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिन पर जिन जिन चीजों को हमने पढ़ा, विस्तार से उसको पढ़ा कि कौन सी चीजें कहां से मिली हैं, किसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। आज फिर नए दो शहरों की बात करते हैं और हर बार नए नए दो शहर करके लाते रहेंगे। आज जिन नए दो शहरों की बात करते हैं उसमें पहला शहर है लोथल और दूसरा शहर है धौलावीरा। ठीक, लोथल और धौलावीरा आज इन्हीं को चर्चाओं में रखते हैं और इन पर या इनसे या इनकी जगहों पर जो जो हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं इनका अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लोथल है। लोथल कहां पर है? तो ये गुजरात में है। धौलावीरा कहां पर है? तो ये भी गुजरात में है। ठीक, आज गुजरात के दो शहरों को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक लोथल है, दूसरा गुजरात है। अंतर इतना है कि एक खंबात की खाड़ी के पास स्थित है और एक कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है गुजरात में होने के साथ साथ कि एक आपको खंबात की खाड़ी पर मिलेगा और खंबात की खाड़ी पर ही एक आपको द्वीप समूह देखने को मिलता है जिसको आप आलिया बेग द्वीप समूह कहते हो, जो भारत में पेट्रोलियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है। आलिया बेग द्वीप वो भी खंबात की खाड़ी पर देखने को मिलेगा और धौलावीरा कच्छ की खाड़ी पर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। लोथल गुजरात में किसने सबसे पहले ढूंढा? तो 1953 में आदमी का नाम है रंगनाथ राव। क्या नाम है इनका? रंगनाथ राव, जिन्होंने लोथल में या लोथल की खोज का श्रेय जिन आदमी को जाता है उनका नाम है रंगनाथ राव। ये खोज कब की गई? तो 1953 आजादी के बाद इस खोज को किया गया। कहां पर ये हमें मिला? तो खंबात की खाड़ी के पास मिला। लोथल किस रूप में जाना गया है? तो एक बंदरगाह, एक पोर्ट का इलाका ये हमें जाना जाता है, क्योंकि बोला गया है कि आपको सभी शहर ऐसे देखने को मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जिनके दरवाजे जो है मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा शहर था जिसके दरवाजे मेन रोड की तरफ खुलते थे, क्योंकि एक व्यापारिक केंद्र था, यहां से व्यापार किया जाता था और यहां के लोगों ने अपने दरवाजे जो है मेन रोड की तरफ खोले हुए थे। ऐसा प्रमाण और कहीं देखने को नहीं मिलता है कि कहीं पर जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं, मोस्टली शहर में दरवाजा दाएं बाएं या पीछे की तरफ होता था, मेन रोड की तरफ नहीं खुलता था। एक बंदरगाह ये उस समय के रूप में जाना जाता था। और यहां से हमें कुछ मोहर मिली है। मोहर कौन से देश की मिली है? तो मोहर मिली है फारस की मोहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फारस बोलते थे उस समय के पर्सिया को और आजकल के ईरान, आजकल जिसको ईरान बोला जाता है उस समय उसको पर्सिया या फारस बोला जाता था। और पहला फॉरेन इन्वेजन इंडिया में वो भी फारस के लोगों से हुआ था, पर्शियन लोगों से हुआ था, जिसमें साइरस आया था। साइरस फेल हो गया था, फिर दूसरा अटैक करने के लिए डेरियस फर्स्ट इंडिया में आया था और इसका अटैक जो है इंडिया में सक्सेसफुल हुआ था। तो उसी फारस की एक मोहर हमें देखने को मिली है, जो मोहर आपको ये बताती है कि उस समय पर हम दूसरी जगह पर भी व्यापार करते थे और वो जगह कौन सी थी? फारस थी, यानी पर्सिया थी, यानी ईरान थी। ठीक, वो मुद्रा, दो राक्षसों के एक चित्र उस मुद्रा पर देखने को मिलेंगे, उस मोहर पर देखने को मिलेंगे। लगने में दो राक्षस जैसे हैं। हो सकता है कि वो फारस के कोई सम्माननीय व्यक्ति हों या वहां के कोई देवी देवताओं में से एक हों।
क्योंकि फारस में जितनी भी मोहरें मिली हैं उसमें भी सेम यही दो राक्षसों का चित्र है। मैं अपने मन से राक्षस नहीं बोल रहा हूं, उस किताबों में लिखा गया राक्षस, और होना हो ये पता नहीं कि राक्षस ही है या वो क्या कहते हैं कोई सम्माननीय व्यक्ति हैं। यानी दो ऐसी आकृतियां जो देखने में एक राक्षस की फॉर्म में है, जो उस समय फारस के देश से मिली थी। और यही प्रूफ करता है कि हम लोग लोथल से फारस को व्यापार करते थे। और ये बताने वाली एक चीज है, फारस की मोहर वहां पर मिली है, उस मोहर पर दो राक्षसों का क्या है, चित्रण है। आगे बढ़ते हैं, बाजरा और चावल का साक्ष्य मिला है। गेहूं और जौ का साक्ष्य हमें हड़प्पा से देखने को मिला था, लेकिन बाजरा और चावल का साक्ष्य हमें कहां से मिला है, लोथल गुजरात से मिला है। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शतरंज के खेल के कुछ प्रमाण हमें देखने को मिले हैं, ठीक। तो ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अग्नि वेदिकाएं और शतरंज का खेल। इंपॉर्टेंट चीज यहां से आएगी, एक साथ 20 समाधियां, और समाधियां भी कैसी, युग्म समाधियां इसको बोल सकते हैं, कि एक साथ 20 समाधियों का प्रमाण हमें लोथल से देखने को मिलता है। और सभी समाधियां जोड़े में हमें मिली हैं, एक युग्म की फॉर्म में मिली हैं। फिर से पीसीएस का एक क्वेश्चन आ गया है कि युग्म समाधियों के प्रमाण किस शहर से देखने को मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं। और ये युग्म समाधियां किस चीज को बताती हैं, तो ये बताती हैं कि हो ना हो सिंधु घाटी सभ्यता में हो सकता है कि सती प्रथा उस समय पर प्रचलित हो, यानी सती प्रथा के प्रमाण भी हमें कहां से मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं। और ये किस बेसिस पर कहा जाता है, तो एक साथ 20 समाधियां या युग्म समाधियां हमें देखने को मिली हैं। अब पूरा श्योर नहीं है कि सती प्रथा ही होती हो, ठीक, लेकिन सती प्रथा जैसे हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है कि सती प्रथा के प्रमाण कहां से देखने को मिलते हैं, तो लोथल से। और स्टैटिक का एक क्वेश्चन और देख लो कि 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से हमने भारत से किसका अंत किया था, सती प्रथा का। कुछ रूल रेगुलेशंस बनाई थी, ये उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारकों में जाने गए हैं, जिन्होंने ब्रह्म समाज की जो है स्थापना करी थी। ऐसी समाज सुधारक हमारे दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनकी सत्य शोधक सोसाइटी और एक की आपकी जो सत्य शोधक सोसाइटी हैं, ये आपको बताती हैं कि उस समय के जो समाज सुधारक थे वो किस हिसाब से कार्य कर रहे थे, ठीक। तो सती प्रथा भारत से कब इसका अंत हुआ, तो 1829। प्रमाण कहां से देखने को मिलते हैं, तो लोथल से इसके पहले प्रमाण देखने को मिलते हैं, जहां 20 युग्म समाधियां हमें देखने को मिलती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। हाथी दांत के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे आपने वहां घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य पढ़े थे, यहां हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य मिले हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कपड़ों की रंगाई के साक्ष्य, कपड़ों में रंग किया जाता हो ऐसे कारखाने हमें वहां देखने को मिले हैं, ठीक। दो राक्षसों के चित्र को हमने पढ़ लिया कि जो मोहर थी वो राक्षसों के चित्र से बनी हुई थी। गोरिल्ला, बारहसिंगा के चित्र, यानी बर्तनों पर गोरिल्ला की आकृति और बारहसिंगा की आकृति, जैसे आपने देखा था मछुआरे का बना हुआ चित्र, शंख पर बना हुआ बैल, ऐसे ही गोरिल्ला और बारहसिंगा के चित्र ये भी लोथल से देखने को मिले हैं। और जो आपने चालाक लोमड़ी और प्यासा कौवा, है ना, आपने एक कहानी पढ़ी होंगी चालाक लोमड़ी प्यासा कौवा, विष्णु शर्मा की एक बुक थी पंचतंत्र, है ना, कहानियों का भंडार है पंचतंत्र। उस पंचतंत्र में दो कहानियां थी, चालाक लोमड़ी और आपकी प्यासा कौवा। इन दोनों कहानियां बर्तन पर बनी हुई, यानी कि बर्तन पर इन दोनों कहानियों के चित्र बने हुए कहां से देखने को मिलते हैं, तो लोथल गुजरात से उसके साक्ष्य मिले हैं। उन दो मशहूर कहानियों के चित्रण बर्तनों पर लोथल में किए गए हैं, और ये अंदाजा दिखाते हैं कि उस समय पर भी कहानियों का दौर हुआ करता था। यानी लोथल से हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, सिर्फ उनको कंक्लूड कर लेते हैं। तो लोथल गुजरात में है, एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। खंबात की खाड़ी में ये हमें देखने को मिलेगा। 1953 में रंगनाथ राव ने इसको ढूंढा था, इसकी खोज की थी।
इंपॉर्टेंट, बाजरा और चावल के साक्ष्य कहां से देखने को मिलते हैं? तो लोथल से देखने को मिलते हैं। लोथल से फारस की एक मोहर मिलती है, मोहर पर 2 राक्षसों के चित्र बने हुए हैं और ऐसे ही 2 राक्षसों के चित्र फारस की सभी मोहरों में मिलते हैं, जो ये हमें इंडिकेट करता है कि हम व्यापार करते थे और व्यापार किस जगह से करते थे, किस देश के साथ करते थे? फारस के साथ करते थे, जिसको उस टाइम पर इंग्लिश में पर्शिया और वर्तमान समय में ईरान बोला जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक साथ 20 युग्म समाधियों के प्रमाण लोथल से मिले हैं, जो बताता है कि सती प्रथा भी यहां पर प्रचलित हुआ करती थी और सती प्रथा का अंत भारत से कब हुआ? 1829। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा कि चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की जो कहानी है उसका चित्रण बर्तनों पर हमें कहां से देखने को मिलता है? तो वो भी हमें लोथल से प्राप्त होता है। तो लोथल के बारे में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा भी गुजरात में है, लेकिन कच्छ की खाड़ी में। अगर आप गुजरात के मैप को देखेंगे, मैं यहां पर कोशिश करता हूं गुजरात के मैप को बनाने की, ठीक, कुछ इस आकृति में जो है गुजरात का मैप होता है। ये मैं सिर्फ कुछ अंश दिखा रहा हूं, जिसमें ये जो रीजन आप देखोगे अरब सागर से लगा हुआ, ये खंबात की खाड़ी कहलाता है और ये जो अपर रीजन आप देख रहे हो ये कच्छ की खाड़ी कहलाता है। यानी कि यहां पर आपका लोथल था और यहां पर आपका धौलावीरा। जो गुजरात का जो रीजन है इसमें खंबात की खाड़ी यहां पर देखने को मिलेगी, अरब सागर से बिल्कुल लगे हुए, और कच्छ की खाड़ी यहीं पर देखने को मिलेगी। आपका एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो कच्छ के रन में गायब हो जाती है, उसमें विलीन हो जाती है, अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती। ठीक, कच्छ के रन में गायब होने वाली नदी कौन सी है, इसका आंसर आपको देना है फिलहाल। ठीक, तो धौलावीरा गुजरात आपको कच्छ की खाड़ी में देखने को मिलेगा। मासर और मनहर, इन 2 नदियों के संगम पर या इन 2 नदियों के किनारे पर आपको यह शहर देखने को मिलता है धौलावीरा। और धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने 1967 में की थी। 1967 में जगपति जोशी, जो आपके इतिहासकार हैं, जो खनन करता है आपके, ठीक, उन्होंने जो है धौलावीरा को ढूंढा था, लेकिन इसके खनन का कार्य 1990 से शुरू हुआ था, जबकि खोज 1967 में ही हो गई थी। ठीक, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, जो गुजरात में मिलता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल ये आपका राखीगढ़ी रहेगा। अभी राखीगढ़ी भी आगे पढ़ेंगे, और राखीगढ़ी कहां पर है? तो ये हरियाणा में है। ठीक, दोनों क्वेश्चन को ध्यान समझना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी का शहर राखीगढ़ी हरियाणा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा, जिसको जगपति जोशी ने 1967 में ढूंढा था, कच्छ की खाड़ी में मासर और मनहर नदी के तट पर यह स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पत्थर से बना जलकुंड, ये नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जलाशयों का जाल या उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। पीसीएस का क्वेश्चन दोबारा आ गया है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट, ये जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है, इसका प्रमाण कहां से देखने को मिलता है? तो धौलावीरा से देखने को मिलता है। क्यों कह रहे हैं उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली? क्योंकि जलाशयों का जाल बिछा हुआ है। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोथल को आपने एक अपवाद की फॉर्म में देखा था कि लोथल में दुर्ग और जो उसका नगर था, है ना, मैंने कहा था पश्चिमी साइड पर दुर्ग होते थे, पूर्वी साइड पर नगर होते थे। और इस दुर्ग और नगर के जो संयुक्त दीवार, पहले दुर्ग के बाहर से पकी हुई दीवारें बनती थी, लेकिन मैंने अपवाद वाली जो वीडियो आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने कहा था अगर ये दुर्ग है, ये नगर है, तो दोनों एक ही दीवार से, एक कॉमन दीवार से प्रोटेक्टेड थी, एक अपवाद था। ऐसी धौलावीरा भी एक अपवाद में गिना जाता है, जिसको आप त्रिस्तरीय नगर योजना, फिर से इंपॉर्टेंट आ गया,
कि त्रिस्तरीय नगर योजना के प्रमाण कहां से मिलते हैं? धौलावीरा। अब ये क्या है? तो दुर्ग, फिर नगर, और इस दुर्ग नगर के बीच में भी एक और टीला देखने को मिलता था जिसको मध्यमा बोला गया था। यह भी एक अपवाद की फॉर्म में था। तो त्रिस्तरीय नगर योजना यानी दुर्ग और नगर के बीच में एक मध्यमा नाम से टीला हुआ करता था। 3 तरीके के टीले हमें धौलावीरा से देखने को मिलते थे और यहां 2 ही टीले देखने को मिलेंगे, दुर्ग और नगर, और दोनों को एक संयुक्त दीवार कवर करेगी। ठीक, इसीलिए त्रिस्तरीय नगर योजना वाला शहर भी धौलावीरा था। अब इस पर आते हैं, जलाशयों का जाल या उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली क्या थी? तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यानी यहां पर सबसे बड़ी इंजीनियरिंग, सबसे अच्छी जो टेक्निक इंजीनियरिंग की थी वो यहां पर इस्तेमाल की गई थी। इसको समझना जरा, जैसे ये दुर्ग है और ये नगर है, ठीक, बीच में मध्यमा भी हुआ करता था। ठीक, तो इसके किनारे किनारे से 2 नदियां बहती थी, एक मासर और एक मनहर। तो इन दोनों नदियों के पानी को इकट्ठा करने के लिए कि भविष्य में कभी पानी की कमी ना हो, इसके चारों ओर जलाशय बनाए हुए थे, यानी जलाशयों का एक जाल बनाया था जो इनको चारों तरफ से कवर करता था, दुर्ग के भी चारों तरफ, नगर के भी चारों तरफ, जिसमें मासर और मनहर नदी का पानी इकट्ठा होता था। इसीलिए हमने कहा कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहां से देखने को मिलती है? धौलावीरा से देखने को मिलती है, क्योंकि दुर्ग और नगर और मध्यमा के आसपास पूरी तरीके से जलाशयों का ही जाल बिछा हुआ है। हर तरफ जलाशय देखने को मिलेंगे जहां पर जल को इकट्ठा किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, भव्य इमारत स्टेडियम, कुछ ऐसी जगहें, एक ऐसी इमारतें मिली हैं जहां पर होना हो उस समय पर खेल कूद का आयोजन कराया जाता हो। अब खेल कौन से हुआ करते थे, इनके साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो अब धौलावीरा में हमने सभी इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए, यानी कि अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखने को मिलेंगे उस पर दोबारा चर्चा कर लेते हैं। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित पहला या सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा होगा, और दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा होगा, जो मासर और मनहर नदियों के तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और जिसे जगपति जोशी ने 1967 में ढूंढा था। लेकिन खनन कार्य कब से शुरू हुआ था? 1990। तो कई किताबें 1990 बता रही होंगी, वो गलत नहीं है, लेकिन रेफरेंस देना पड़ता है। रेफरेंस वो खनन का है, वो खोज का है। ठीक, पत्थर से बना हुआ जलकुंड मिला है। मैंने कहा जलकुंड की तो कमी होगी नहीं। ठीक, एक जलकुंड ऐसा भी है जो पत्थरों से बनाया गया है। भव्य इमारत स्टेडियम, ये दोनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है त्रिस्तरीय नगर योजना, जिसे डिटेल में हम अपवाद वाली सीरीज में पढ़कर आए हैं। ठीक, और जलाशयों का जाल यानी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। हर जगह पर आपको जलाशय देखने को मिलेंगे जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो ये आज के 2 शहर थे, लोथल और धौलावीरा, जो गुजरात में ही स्थित हैं। एक खंबात की खाड़ी में है तो एक कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो अब हमारे कुल सिंधु घाटी सभ्यता के 4 शहर हो गए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। अगले शहरों को फिर अगली सीरीज में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।